हे एवरीवन, वेलकम टू माय क्लेवर बुक्स। मेरा नाम है माधुरी नागले और आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। ओरिजिनली बात करें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो इसमें 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऐसे चेंजेस हुए जिनसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका साइज काफ़ी बढ़ गया और बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें ऐड की गई। इन चेंजेस को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या संवैधानिक संशोधन। इन्हीं संवैधानिक संशोधनों को या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है एग्जाम्स में कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और कौन कौन से ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उनकी आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप अपनी सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951, जब जमींदारी का अबोलिशन हो रहा था तो बहुत सारे ऐसे लॉज लाए गए जिससे जमींदारी को ख़त्म करने की कोशिश की गई। लेकिन जैसा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिटीजन्स के राइट को सिक्योर करता है, तो उसी वजह से उनको चैलेंज किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में। और इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए एक नया शेड्यूल जो है, 9th शेड्यूल ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसमें जितने भी जमींदारी से रिलेटेड एक्ट थे उनको डाल दिया गया। और यहाँ पर ये कहा गया कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज नहीं किया जा सकता, इन लॉज को। और जो फंडामेंटल राइट्स है जो गारंटी करते हैं उसके बेसिस पर आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे राइट्स है जिनको एनक्रोच करता है ये? वो है प्रॉपर्टी का राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच और इक्वालिटी बिफोर लॉ को। अगला जो है 7th अमेंडमेंट 1956, फजल अली कमेटी जो है उनके रिकमेंडेशंस पर जो इंडियन स्टेट है उनका रीऑर्गेनाइजेशन किया जाना था। पहले इंडियन स्टेट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ए बी सी और डी। लेकिन 7th अमेंडमेंट में यह तय किया गया कि अब स्टेट्स जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनाए जाएंगे, जिसके फलस्वरूप 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज जो है वो सजेस्ट की गई थी। अगला अमेंडमेंट है 10th अमेंडमेंट 1961। 10th अमेंडमेंट जो है उससे दादरा और नगर हवेली जो है उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और उसको पुर्तगाल से छीन लिया गया था। अगला अमेंडमेंट है 12th अमेंडमेंट 1961, जिससे गोवा, दमन, दीव जो है उनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। अगेन ये भी पुर्तगाल के ही अंडर थे। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो है 14th अमेंडमेंट 1962। इससे जो पौंडीचेरी है उसको यूनियन ऑफ इंडिया में मिलाया गया और जो हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और गोवा जो है वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है वो क्रिएट की गई। नेक्स्ट है 21st अमेंडमेंट 1967। इससे सिंधी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। जो लैंग्वेजेस होती है वो 8th शेड्यूल में इंक्लूड की जाती है। सिंधी हमारी 15th लैंग्वेज बनी, ठीक है, जो 8th शेड्यूल में इंक्लूड की गई। पहले 14 थी, 15th जो है वो सिंधी बनी। अगला जो अमेंडमेंट है वो है 36th अमेंडमेंट 1975। ये भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो सिक्किम है उसको एक स्टेट बनाया गया विद इन द इंडियन यूनियन। अगला अमेंडमेंट है 39th अमेंडमेंट 1975। सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट अगर देखें तो हम इंदिरा गांधी जी के समय पर हुए हैं। उनमें 39th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया? इस एक्ट में कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें क्या कहा गया कि उसमें चेंजेस लाकर ये कहा गया कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो बियॉन्ड स्क्रूटनी ऑफ इंडियन कोर्ट्स होंगे, उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और उनके खिलाफ किसी कोर्ट में याचिका दायर नहीं की जा सकती। तो ये किस टाइम पर आया था? ये आया था 1975-77 में, जब इमरजेंसी का टाइम था, ठीक है। और इससे क्या हुआ? जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस टाइम पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था उनके ऊपर केस चल रहा था करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस का। अब जब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिया गया तो इसका मतलब ये जो करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस है ये केस अपने आप खारिज होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर पर किसी प्रकार का केस जो है वो नहीं चलाया जा सकता है। अगला है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976।
इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड अमेंडमेंट। इसकी बात करें तो जहां जहां पर आपको ध्यान देना है उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि 42nd अमेंडमेंट से 3 ऐसे वर्ड्स है जो प्रीएम्बल में जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ये सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है और SSI से आप इसको याद रख सकते हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं थे, इनको 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया। इसके बाद एक नया पार्ट 4A जो है वो जोड़ा गया। वो क्या करता है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसको ऐड करता है सिटीजन्स के लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज। प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया गया बाय द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और अदर ट्रिब्यूनल्स जो है वो प्रोवाइड किए गए। वो किस में प्रोवाइड किए गए, वो 14A में प्रोवाइड किए गए, पार्ट 14A। ठीक है, जब भी आपको कोई पार्ट ऐसा दिखे जिसके बाद में कोई कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है। सेकेंड चीज की वो इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगेन लोकसभा की सीटों को फ्रोज कर दिया गया 2001 के सेंसस तक, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उनको कहा गया कि ये बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटनी है, मतलब ये इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती किसी कोर्ट में। फिर जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू और रिट जुरिडिक्शन का पावर था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, उसको कंप्लीटली कर्टेल कर दिया गया। टेन्योर ऑफ लोकसभा जो है, ठीक है, हम जानते हैं आज कि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज का टेन्योर कितना होता है, 5 इयर्स का। लेकिन एक समय था, ठीक है, 76 में, 1976 में, जिसको 5 इयर्स से इंक्रीज करके 6 इयर्स कर दिया गया था। हालांकि इसको 44th अमेंडमेंट से वापस 5 ईयर कर दिया गया, लेकिन ये एक याद रखने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है अगर उनको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके ग्राउंड पर कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन जो है वो नहीं मान सकता और उसके ग्राउंड पर किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है जो पार्लियामेंट को जे एक पावर दे दी गई कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो है अ, उनके ऊपर वो लॉज बना सके। ठीक है, नए 3 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जोड़े गए। अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फिर इसके बाद जो प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी जो है वो भी फैसिलिटेट किया गया एक बार में। ठीक है, ये कहा गया कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो 6 महीने से ही नहीं 1 साल तक उसको बढ़ाया जा सकता है एक बार में। फिर इसके बाद सेंटर को पावर दे दिया गया काफी, ठीक है, कि वहां कहीं भी अपने आर्म फोर्सेस भेजे अगर वहां पर कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे डील करना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया। स्टेट लिस्ट का मतलब ये है कि सिर्फ स्टेट उन पर कानून बना सकती है, लेकिन अगर वो कॉन्करेंट लिस्ट में है तो स्टेट भी कानून बना सकती है प्लस सेंटर भी कानून बना सकता है। तो इसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, did away the requirement of quorum in parliament and the state of legislature। quorum क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो कि जरूरी होता है कभी भी किसी भी मुद्दे पर वोटिंग अगर हो रही है, पार्लियामेंट का सेशन बुलाने के लिए कोरम जो है उतना नंबर जरूरी होता है, तो उसको भी यहाँ पर हटा दिया गया। अब जो राइट्स और प्रिविलेजेस थे पार्लियामेंट के, वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी, ठीक है, वो उनको दे दिया गया। इसके अलावा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो है उसको क्रिएट किया गया। जो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है, प्रोसीजर जो होता है डिसिप्लिनरी एक्शन का, उसको भी हटा दिया गया। ठीक है, आगे बात करें 44th अमेंडमेंट 1978 की। ये एक ऐसा अमेंडमेंट था जो 42nd अमेंडमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस जो हुए थे जिनको जनता गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाह रही थी, तो उनको यहाँ पर हटाया गया। जैसे लोकसभा का टर्म ओरिजिनली 5 इयर्स था और इसको 6 इयर्स कर दिया गया था 76 में 42nd अमेंडमेंट से, इसको वापस 5 इयर्स कर दिया गया। कोरम से रिलेटेड जो लॉ बनाया गया था कि हाँ इतना कोरम जरूरी नहीं है जैसा 42nd अमेंडमेंट में कहा गया था, अगेन इसको रिस्टोर कर दिया गया। फिर
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया गया जो पब्लिकेशन होते हैं न्यूज़पेपर में उनको सही रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए। प्रेसिडेंट जो है उनको एम्पावर कर दिया गया फिर से कि वो कैबिनेट जो है उनको एडवाइस वापस कर सकते हैं, ठीक है, एडवाइस जो है उससे बाउंडेड नहीं है प्रेसिडेंट। ऐसे प्रोविजंस को डिलीट कर दिया, ठीक है, जहां पर जो प्रेसिडेंट या गवर्नर जो है उनका जो सेटिस्फैक्शन है वो फाइनल है। नेक्स्ट जो है बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के ऐसे पावर जो 42nd अमेंडमेंट से छीन लिए गए थे उनको वापस ला दिया गया। इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन से रिप्लेस कर दिया गया। फिर इसके बाद प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी तभी डिक्लेयर कर सकता है जब कैबिनेट रिटर्न में उनको प्रोवाइड करे। बहुत सारे ऐसे प्रोसीजरल सेफगार्ड अपनाए गए जो नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल जो है उसको चीज बराबर रख सके, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया और उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। provided the fundamental rights guaranteed by Article 20 and 21 cannot be suspended during national emergency। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 और 21 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं किए जा सकते। अगेन omitted the provision which took away the power of court to decide election dispute of the president, vice president, prime minister and speaker of लोक सभा। अब ये कहा गया कि अब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा और प्राइम मिनिस्टर अब इनके खिलाफ भी किसी भी कोर्ट में जो भी इलेक्शन डिस्प्यूट से रिलेटेड मामले हैं वो चलाए जा सकते हैं। अगला जो है 52nd अमेंडमेंट, ये क्या करता है, 1985 में ये अमेंडमेंट आया और इससे 10th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया। ये एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोवाइड करता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड असेंबली इन केस ऑफ डिफेक्शन फ्रॉम वन पार्टी टू अदर, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून इसको हिंदी में कहा जाता है, 10th शेड्यूल ये ऐड करता है। इसके बाद बात करें तो 61st अमेंडमेंट 1989 जो है ये जो वोटिंग एज 21 साल थी पहले उसको इसने 18 साल कर दिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। अगला है 65th अमेंडमेंट 1990। ये करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है उनको स्टैट्यूटरी पावर दे दी गई और कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई कर दिया गया। अगला है 69th अमेंडमेंट 1992। ये क्या करता है, जो नेशनल कैपिटल दिल्ली है उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया और वहां पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली का फॉर्मेशन एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो भी वहां पर बनाया गया। दिल्ली जो है उसको यूटी बनाया गया 1992। अगला है 71st अमेंडमेंट 1992। इससे 3 लैंग्वेजेस जो है वो ऐड की गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 8th शेड्यूल में। नेक्स्ट है 73rd अमेंडमेंट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो पंचायती राज जो है उसको 3rd लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया और 11th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया। साथ ही 11th शेड्यूल में कितने आइटम है, 29 आइटम, ये भी पूछा जाता है। 9th ए जो है नया पार्ट एक ऐड किया गया। नेक्स्ट जो है 74th अमेंडमेंट, ये क्या करता है, ये पंचायती राज जो है ये म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड करता है। अगेन ये 12th शेड्यूल ऐड किया गया और इसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं और पार्ट 9th ए इससे ऐड किया गया। 86th अमेंडमेंट 2002 जो है उससे आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया जो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ जो आर्टिकल 45 है वो चेंज किया गया डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 51 ए में फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, जो पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है 91st अमेंडमेंट 2003। ये क्या करता है, ये कहता है कि जो लोकसभा में कैबिनेट है, मतलब जो कैबिनेट है वो सिर्फ 15% हो सकता है लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का, इससे ज्यादा नहीं। 92nd अमेंडमेंट 2003 जो है वो कहता है 4 ऐसी भाषाएं जो ऐड की गई हमारे 8th शेड्यूल में, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, और टोटल लैंग्वेजेस जो है वो अब हो गई 22।
97th अमेंडमेंट 2011 जो है, इसके माध्यम से कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंक्लूड किया गया। नया पार्ट 9th बी जो है वो भी इसमें इसके अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया। 101st अमेंडमेंट 2016, इसके थ्रू जीएसटी जो है वो ऐड किया गया। लास्ट अमेंडमेंट जो हमको पढ़ना है वो है 103rd अमेंडमेंट 2019। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो 10% रिजर्वेशन है इसके माध्यम से लाया गया और ये भी एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।